रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये ईपीटी वीक 14 का लेक्चर है। इससे पहले मैंने वीक 13 का लेक्चर कवर किया था। चूँकि इस वीक सर अदनान की क्लास नहीं हुई, तो मतलब आगे उन्होंने कुछ मैकेनिकल पैरामीटर्स और पढ़ाने थे। इसमें सैग हो गया, आपके पास डैम्पर हो गया, लेकिन फ़िलहाल नेक्स्ट वीक ही कवर होगा, तो इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। फ़िलहाल मैंने कोरोना लॉस मैंने सोचा कि थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा देता हूँ, और कुछ एक्सटेंशन है, मतलब कुछ मज़ीद इसमें चीज़ें हैं जो बाद में ऐड हुई हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि इसमें एक टॉपिक और था, जो कि कोरोना पावर लॉस का था, तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा रिकॉल करते हैं, कोरोना लॉस होता क्या है? वीडियो को पॉज़ करें और मुझे बताएँ, खुद से रिकॉल करें कि कोरोना लॉस, व्हाट इज़ कोरोना लॉस, और ये क्यों आ रहा होता है? क्या इसका स्टैंडर्ड है, और कौन-सी ट्रांसमिशन लाइन, यानी किस रेटिंग की ट्रांसमिशन लाइन पे ये अकर होता है? तो मैं आप इसका जवाब देता हूँ कि आपका कोरोना लॉस बेसिकली पावर लॉस होता है। ये हीटिंग की वजह से आता है, ओज़ोन फॉर्मेशन की वजह से आता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से आता है, और ये होता है उस वक़्त जब आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो आयोनाइज़ होना शुरू हो जाते हैं, यानी एयर एज़ अ इंसुलेटर आपके पास होती है ट्रांसमिशन लाइन में। तो जैसे ही आपका वोल्टेज राइज़ होता है ट्रांसमिशन लाइन्स में, यानी 110 किलो वोल्ट एक स्टैंडर्ड है, इससे जब वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है, तो क्या होती है आपके पास जो आपकी एयर होती है ना, जो एज़ अ इंसुलेटर एक्ट कर रही होती है नॉर्मली, वो आपकी क्या हो जाती है, डेंस होना शुरू हो जाती है। वो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से क्या हो जाती है, वो आयोनाइज़ हो जाती है, वो एज़ अ कंडक्टिव मटेरियल एक्ट करने लगती है। जिसकी वजह से होता है कि मिली एम्पियर्स में करंट आपका फ्लो होता है कंडक्टर टू ग्राउंड, और इससे क्या होता है कि एक व्हिसल साउंड फ़ील होती है ना, फ़ील नहीं, मतलब साउंड आती है ना, बहुत करीब से अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें। ठीक है? और जब ये करंट आपका मिली एम्पेयर से एम्पेयर्स में चला जाए, तो साउंड भी आती है, साथ-साथ एक ग्लो भी आता है। ठीक है? और इसी को हमने इसको एक ब्रेक डाउन किया था हमने 2 वोल्टेजेस में। ठीक है? पहले तो हमने एक स्टैंडर्ड देखा था कि 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर स्टैंडर्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जिस पे आपका कोरोना लॉस क्या होगा, स्टार्ट होगा एट बैरोमेट्रिक प्रेशर 760 मिलीमीटर मर्करी और एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। सही है? तो अब इसमें हमने 2 चीज़ें देखी थी, एक तो डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज देखा था, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, जिस पे आपका कोरोना लॉस, यानी वो बेंचमार्क है, वो सेट पॉइंट है जिस पे आपका कोरोना लॉस स्टार्ट होगा। उसके बाद हमने देखा विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, जिसमें आपका कोरोना लॉस स्टार्ट भी होगा, साथ-साथ वो इतना एक्सट्रीम हो जाएगा कि वो ग्लो भी आना शुरू हो जाएगा आपके ट्रांसमिशन लाइन्स के अक्रॉस। ठीक है? और 2 चीज़ हमने देखी थी, फ़ॉर्मूलाज़ देखे थे इसके, और 1-2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें आप मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमने डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज देखा था और विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज देखा था। अब हम देखेंगे पावर लॉस, यानी वैसे वैसे जैसे मैंने बताया था कि कोरोना लॉ इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पावर डिसिपेशन। ठीक है? क्योंकि आपका कम एम्पेयर्स में करंट फ्लो कर रहा होता है, तो करंट लॉस हो रहा होता है बेसिकली। तो क्या होता है कि वही हीटिंग इफेक्ट आता है, तो आपके आई स्क्वायर आर लॉस की वजह से हीट डिसिपेट हो रही होती है आपकी। ठीक है? लेकिन इस कोरोना लॉस के कुछ एडवांटेज भी हैं कि अगर आपके पास लाइटनिंग आर्क आ रही होती है, लेट्स सपोज, तो उस केस में आपका कोरोना लॉस और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है? तो उस मतलब कुछ एडवांटेज भी हैं कि आपका अगर आपके पास आर्किंग हो रही है, तो आर्किंग के केस में क्या होगा, आपके पास एम्पेयर्स और बढ़ जाएँगे, तो इसका मतलब ये कोरोना लॉस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कोरोना लॉस इंक्रीज़ होने की वजह से बेसिकली अब क्या हो रहा है कि वो लॉस जो है, जो आर्किंग की वजह से आ रहा होगा, वो और रिड्यूस हो जाएगा। तो कोरोना लॉस के कई एडवांटेजेस भी हैं। तो उनमें से एक एडवांटेज यही है कि आर्किंग लाइटनिंग आर्किंग की वजह से जो आपके पास जो सीवियर डैमेज होने का जो खतरा होता है, वो इस कोरोना लॉस की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है? तो आप इसमें पावर लॉस का फॉर्मूला देख लेते हैं कि अंडर फेयर वेदर कंडीशन अगर आपके पास पावर लॉस आ रहे होंगे ट्रांसमिशन लाइन्स में, तो उसका फॉर्मूला ये होगा, 243.5 ये इसका एक फैक्टर है, ये याद करना होगा, मल्टीप्लाई बाय एफ फ्रीक्वेंसी प्लस 25 बाय डेल। डेल मैंने बताया था डेंसिटी फैक्टर होता है, कि ये डेंसिटी फैक्टर आपका डिपेंड कर रहा होता है प्रेशर और टेम्परेचर पे। ठीक है? यानी कितने प्रेशर एंड टेम्परेचर के रेशियो के हिसाब से जो स्टैंडर्ड जो आपके पास वो है, जो वैल्यूज हैं आपके पास, जैसे 760 मिलीमीटर मरकरी और 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस रेशियो के हिसाब से क्या डेंसिटी होगी आपकी मॉलिक्यूल्स की। ठीक है? तो हमने इसका पूरा फॉर्मूला देखा था। पहला फॉर्मूला हमने देखा था P/760 मल्टीप्लाई बाय 273 प्लस 20 डिग्री डिवाइड बाय 273 प्लस थीटा। सही है? और एक फॉर्मूला में ड्राइव किया था 3.86 मल्टीप्लाई P बाय 273 प्लस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपके यूज हो सकते हैं।
ठीक है, ये आपका डेल का फॉर्मूला है। डेल क्या है? डेंसिटी फैक्टर, कि आपके पास क्या डेंसिटी है मॉलिक्यूल्स की एट द टाइम ऑफ दी मतलब करंटली उस ट्रांसमिशन लाइन में मॉलिक्यूल्स की क्या डेंसिटी है। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड प्रेशर ऑन बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर याद होना बहुत जरूरी है। 760 मिलीमीटर मर्करी वो प्रेशर है जिस पे आपका कोरोना लॉस स्टार्ट होगा, रिमेंबर। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी वही सॉरी प्रेशर वो है 760 मिलीमीटर मर्करी जिस पे आपका कोरोना लॉस स्टार्ट होगा, किस टेम्परेचर में? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब इसमें ये अच्छा, और पी क्या है? पी वो प्रेशर है मॉलिक्यूल का जो करंटली अभी ट्रांसमिशन लाइन पे है। ठीक है, और थीटा वही टेम्परेचर है जो जिस टेम्परेचर मॉलिक्यूल आपके आयोनाइज हो रहे हैं, यानी जो मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है वो क्या है? थीटा है। सही, ये हम सब बात कर चुके हैं, इसलिए मैं वो स्लाइड में अभी दिखा नहीं रहा, क्योंकि वो सब आप रेफर कर लें वहाँ से। नहीं तो मैंने पीडीएफ शेयर की है तो वहाँ से देख लें, या लेक्चर देख लें अपना। सही, ये सब हम अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में उस वक्त आएगा जब आप पुराना लेक्चर रेफर करेंगे कोरोना लॉस पे। ठीक है, तो ये सब पुरानी बातें चल रही थी, अब नई बातें पे अब नई बात करते हैं। तो ये डेल आपका क्या हो जाएगा? डेंसिटी फैक्टर। आर की रेडियस है, ये अंडररूट है, अंडररूट आर बाय डी। डी क्या है? डिस्टेंस स्पेसिंग जो कंडक्टर की आपस में ना। वी क्या है? लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज जो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन पे है। वीडी क्या है? डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, याद कर लें इसको 1-2 सेकंड लेकर। याद हो गया? सही, तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये तो उस वक्त जब आपका फेयर वेदर कंडीशन है, लेकिन अगर स्टॉर्मी वेदर है तो उस वक्त आपका डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज की वैल्यू जो है ना 0.8 टाइम्स हो जाएगी नॉर्मल, मतलब फेयर वेदर कंडीशन की रिस्पेक्ट से। क्या हो जाएगी? 0.8 टाइम्स हो जाएगी। तो 0.8 80% हो जाएगी, तो 0.8 टाइम्स कहते हैं, की बात है। अच्छा, यानी यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर क्या है? V माइनस VD है ना, तो स्टॉर्म वेदर कंडीशन में यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 0.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, 0.8 लिखा है मैंने। सही है, ये एरो एरो बनाने की कोशिश की है मैंने। सही है, ठीक हो गया। और अच्छा, ये कहलाता है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं पीक्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला उस वक्त वैलिड है जब आपके पास V/VD का रेशो ग्रेटर देन 1.8 है। यानी आपके पास लाइन वोल्टेज, लेट्स सपोज फेज वोल्टेज 127.014 किलो वोल्ट है, और VD आपके पास आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 117 कुछ करके आ रहा है। तो अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूँ तो लेस देन 1.8 होगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला उस वक्त वैलिड नहीं होगा। ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड उस वक्त होगा जब आपके V/VD का रेशियो 1.8 होगा, यानी जब आपके पास सीवियर, यानी V/VD का रेशियो 1.8 का मतलब है कि आपके पास कोरोना लॉस डोमिनेटेड है, बहुत ज्यादा, मतलब क्या है, इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो उस वक्त ये फॉर्मूला वैलिड है। यानी जब आपको जब पावर लॉस मालूम करना है कोरोना लॉस के केस में, जब आपका रेशियो 1.8 आ रहा है या 1.8 से ज्यादा आ रहा है, तो उस वक्त ये वैल्यू जो कैलकुलेट करेगा ये फॉर्मूला, वो क्या होंगी? वैलिड होंगी, करेक्ट होंगी। लेकिन अगर 1.8 से लेस देन, इसका मतलब कोरोना लॉस का इफेक्ट बहुत कम है, तो उस वक्त ये आपका फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला। तो उस वक्त आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? पीटरसन फॉर्मूला। पीटरसन फॉर्मूला ये होता है, ये क्या आपका पीटरसन फॉर्मूला। 21x⁻⁶ मल्टीप्लाई एफ वी स्क्वायर। वी आपका फेज वोल्टेज है, मल्टीप्लाई पे एफ लिखा होगा यहाँ पर, देखेंगे ये एफ है, ये क्या लिखा हुआ है? एफ, कैपिटल एफ लिखा हुआ है। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। सही है, कैपिटल एफ है। एफ क्या है? एफ वो फैक्टर है जो कि वेरी हो रहा है उस रेशियो के हिसाब से, जो कौन सा रेशियो? V/VD। तो ये आपका अच्छा, यहाँ पर V/VD लिखा हुआ है, यहाँ पर V/VD लिखा हुआ है, ये थोड़ा हाइड हो गया। ये V/VD है, ये उनकी ये सारी वो वैल्यूज हैं जो V/VD की हैं, और ये जो है वैल्यूज ये फोर्स की हैं, और फोर्स कह रहा हूँ फैक्टर की हैं। सही, एफ फैक्टर, फोर्स कह दिया मैंने गलती से। ठीक है, यानी लेट्स सपोज आपने V/VD कैलकुलेट किया और आपके पास 0.6, इसका मतलब कोरोना लॉस बहुत कम है, यानी इसमें कोरोना लॉस है तो, लेकिन इफेक्ट बहुत कम है। तो उस वक्त आपके फैक्टर वैल्यू क्या होगी? 0.012। ये फैक्टर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। ये फैक्टर आपको याद करने की जरूरत नहीं, पेपर में गिवन होंगे, ये टेबल गिवन होगा। अगर आपके पास मतलब फॉर्मूला जब डिजाइन होता है, जब कोई प्रॉब्लम डिजाइन होती है, तो वो पहले से कैलकुलेट हुई होती है, मतलब उसकी सारी चीजें डिटरमाइन होती हैं। तो
अगर वहां पर जाहिर सी बात है कुछ सर अगर कोई प्रॉब्लम देंगे, इसका मतलब वो पहले से उसको सॉल्व कर चुके होंगे। तो जाहिर से बात है वो जो रेशियो होगा बी बाई बी डी का वो लेस देन 1.8 अगर होगा तो ये टेबल लास्ट में गिवन होगा, वरना फिर सॉल्व नहीं हो सकता। ये आपको याद नहीं करनी वैल्यूज, ठीक है। लेट सपोज आपने वी बाई वी डी का रेशियो निकाला, वो 1 आ गया या 1.0 आ गया या 1.02 आ गया, 1.0 या 1.1 आ गया, लेकिन 1.2 से लेस देन है, तो फिर आपको एफ क्या रखना होगा, 0.02। लेकिन अगर आपके पास फैक्टर मतलब रेशियो आता है वी वी डी का 1.6, तो आपको फिर आपको एफ क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। 1.6 हुआ, 1.7 हुआ, 1.8 हुआ तो 3.5 हो जाएगा। सही है। तो ये वेक्टर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, बाकी चीज आपको पता है, डी आपका वो है डिस्टेंस है, आर रेडियस है, एफ फ्रीक्वेंसी, फिर इसको फोर्स बोल रहा था, एफ फ्रीक्वेंसी है, बी आपका फेज वोल्टेज है, ये आपका फैक्टर है। सही है। ये किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, ये फॉर्मूला पर फेज का है, और इसका आंसर हमेशा किलोवाट में होगा डिफॉल्ट पे, पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर की लाइन के लिए। तो अगर 250 किलोमीटर की लाइन होगी तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 250 कर देंगे। सही है। बस मेरे ख्याल में ये समझ आ गया होगा। अब ये फॉर्मूला देखते हैं और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है इसमें, फाइंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, विजुअल कोरोना लॉस वोल्टेज, यानी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज वीडी निकालना है, और विजुअल कोरोना वोल्टेज निकालना है। सही है। किसके लिए, लोकल कोरोना फैक्टर और एज वेल जनरल कोरोना फैक्टर में, ये दोनों आपको गिवन होंगे सरफेस फैक्टर। तो सबसे पहले तो पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट ए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्ट्रक्टिव बोल रहा हूँ, डिस्ट्रक्टिव नहीं बोल रहे, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। तो थ्री फेज है, तो थ्री फेज के फॉर्मूले में ये आपका फॉर्मूला होता है। अच्छा, एक बात है, लास्ट वीडियो में जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था उसमें 3 एक्सपोनेंट 6/√2 यूज किया था। बात एक ही है, ये फॉर्मूला यूज करें या वो फॉर्मूला यूज करें, आपकी एक ही बात है। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें जी नॉट 21.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये वो फील्ड है आरएमएस की, यानी ये वो फील्ड इंटेंसिटी है जिस पर कोरोना लॉस स्टार्ट होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये, या इसको ये कहते हैं कि 30, वही हमने जिस तरह बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, क्या फॉर्म, किस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आपकी जो आपका जो कोरोना लॉस है वो अकर होता है, क्या वैल्यू इसकी, पॉज करो मुझे बताएं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये वो वैल्यू होती है पीक में। हम हमेशा कैलकुलेशन में जो वैल्यू रखते हैं वो आरएमएस में रखते हैं। तो 30 को डिवाइड कर दे √2 से, आंसर आएगा 21.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ गई? ये आपके पास आरएमएस वैल्यू है जिस पे कोरोना लॉस आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, आरएमएस है ये। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मैं इसको जी नॉट कह देता हूँ। असल में मैंने ना बुक का एक प्रॉब्लम देखा था, तो उसमें जी नॉट ही यूज हुआ होता है टेक्निकली, मतलब इसी तरह फॉर्मूला पेपर में पेपर कह रहा हूँ, बुक में इसी तरह है। ठीक है, तो मैंने यही यूज कर लिया, और मैंने इसको सेंटीमीटर में क्यों रखा, क्योंकि सेंटीमीटर में कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। इसमें आपको एक्सपोनेंट -2 -3 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने इसलिए इसको सेंटीमीटर में। तो रिमेंबर, आगे बढ़ने से पहले, इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जितनी आपके पास कैलकुलेशन हुई है, मैंने जो की है वो सेंटीमीटर में की हुई है। भाई ये नोट कर लें, कहीं पॉज लेके ना इसको नोट कर लें कि मैंने इससे आगे जाके अरसलान जो भी कैलकुलेशन करेगा वो किसमें करेगा, सेंटीमीटर में करेगा। ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी फॉर्मूला वही है, पहले क्या था, 3 एक्सपोनेंट 6/√2, वही चीज है ये, वही चीज है ये। 3 एक्सपोनेंट 6 था, तो क्या हो जाएगा, मतलब वो आपका मीटर में था। सही है, और डिवाइड बाय √2 यानी 3 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, या 30 एक्सपोनेंट 3 कहते हैं, वो आपका सेंटीमीटर में चला जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो 30 एक्सपोनेंट 3 डिवाइड बाय √2, √2 क्यों किया है, तो क्या मुझे आरएमएस वैल्यू चाहिए थी, और 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर ये पीक वैल्यू थी। तो वही चीज है ये वही फैक्टर यूज होगा जो पुरानी वीडियो में मैंने बताया था। तो आप इसको उससे करना चाहें वहां से कर लें। तो उसमें आपको क्या रखना होगा, 3 एक्सपोनेंट 6, यानी 3 एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा वो, डिवाइड बाय क्या, तो पीक वैल्यू है, डिवाइड बाय √2। ठीक है, ये वही चीज है जो मैंने अभी यूज की है, जो कि मैंने अभी क्या रखी हुई है, 21.2
मतलब किलो वोल्ट, वही चीज है ये, पर सेंटीमीटर है। और ये किसमें, ये पर मीटर में, पर मीटर है ये। तो अगर आप ये फैक्टर यूज करेंगे तो फिर आपको सारी चीजें जो रेडियस और डिस्टेंस वगैरह सब किसमें रखने होंगे, मीटर में रखने होंगे। लेकिन अगर आप ये फैक्टर यूज कर रहे हैं जो मैंने यहाँ किया हुआ है, तो फिर आपको सारी वैल्यू किसमें रखनी होगी, सेंटीमीटर रखनी होगी। मैंने ये काम किया हुआ है। तो सिंपल कुछ भी नहीं है, 0.84 मुझे पता है। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज में जो आप ये पढ़ लेते हैं, क्रोनोस फॉर 3 फेज 250 किलोमीटर की लाइन है, ये ध्यान में रख लें। 220 किलो वोल्ट लाइन वोल्टेज है, ये लाइन वोल्टेज इसको डिवाइड बाय √3 करना होगा, तो पर फेज कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो 127.017 कुछ किलो वोल्ट आ रहा होगा। लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 22.26 मिलीमीटर है। तो इसको एक पॉइंट मान ले जाऊंगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो 1.13 कुछ करके आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा, रेडियस भी आ गया। ठीक है। अब आपको अगर देखिए, अब मसला क्या होता है, अगर आप ये वाला रेशियो, मतलब ये वाला अगर फैक्टर आप यूज करते हैं ना, अगर आप ये वाला फैक्टर यूज करते हैं ना, तो इशू ये होता कि यहाँ पर एक्सपोनेंट -2 आपको कैलकुलेटर में इंसर्ट करना पड़ता है, एक लंबा एक वो पैटर्न हो जाता है। तो आसानी के लिए क्या किया हमने, जिसको सेंटीमीटर में कर लिया हमने। तो सिंपल क्या किया, 2.226 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। बस समझ आए आपको, सब मतलब क्लियर है सबको। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये सोच कर रहा होता हूँ कि आप लोग मतलब मैं कोई ऑनलाइन मीटिंग कर रहा हूँ। असल में अब याद आ जाता है मुझे, बार भूल जाता हूँ कि मैं ऑफलाइन हूँ। लेकिन फिर भी आप पॉज करके जहन में एक विजुअल बना ले कि नहीं नहीं हम ऑनलाइन ही हैं, और मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आप और आप सब जवाब दे रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही। तो 2.226 डिवाइड बाय 2 क्या दे देगा, रेडियस सेंटीमीटर में। तो वही काम किया पहले मैंने, अभी आता हूँ उसकी तरफ। अच्छा, रेडियस पता चल गया, ये आपका 6 मीटर है, तो मुझे सेंटीमीटर लाजमी सेंटीमीटर करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर, 2 जीरो आगे ले जाऊंगा, सेंटीमीटर में आ गया। द फॉलोइंग डेटा कैन बी अज्यूम, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और प्रेशर जिस, यानी जो करंटली जो इस ट्रांसमिशन लाइन पे जो प्रेशर है ना, वो 730 मिलीमीटर है या 730 सेंटीमीटर में पहले से गिवन है, हमें कुछ करने होती है। तो हम सिर्फ 73 पुट कर रहे होंगे, और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर। तो ये अब सरफेस फैक्टर आपका। तो मैंने यही सरफेस फैक्टर यहाँ यूज किया डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज मालूम करने के लिए। 0.84 एम नॉट क्या है, सरफेस फैक्टर 0.84 मल्टीप्लाई बाय ये जी नॉट आ गया 21.2 मल्टीप्लाई बाय ये मुझे मालूम करना है, मल्टीप्लाई आर मैंने भी कन्वर्ट करना है, एल एन डी बाय आर। तो अच्छा, ये फॉर्मूला आपका होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है ये वाला, ये फॉर्मूला यूज कर लें, या अगर आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, P बाय 760 760। मैं बोल रहा हूँ तो राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, माउस पैड में बस यही गुजारा हो रहा है। नेक्स्ट सेमेस्टर से थोड़ा सा मैं अरेंज करूँगा कुछ, तो फिलहाल देख लें। तो ये क्या हो जाएगा, 273 प्लस थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या होता है आपका, किस टेम्परेचर पे आपका वो स्टार्ट होता है कोरोना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ क्या आ रहा होगा आपके पास, यहाँ आपके पास आ रहा होगा 20, ये स्टैंडर्ड है, डिवाइड बाय वही 273, लिखा नहीं जा रहा बिल्कुल माउस पैड से, और मेरा माउस जो है वो भी खराब हुआ है। तो फिलहाल आप लोग सब समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल में। यहाँ क्या आ जाएगा, ये नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही अजीब सा हो गया, इसको कर देते हैं प्लस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, ये प्रेशर वो है जो मुझे अभी गिवन है। इस केस में क्या है हमारे पास 73, जो 73 आ जाएगा सिंपल। लेकिन ये आपको किस में रखना होगा, मिलीमीटर में रखना होगा, तो आपको 730 पुट करना होगा। और यहाँ पर थीटा की क्या आ जाएगा, किस टेम्परेचर पे आपका कोरोना स्टार्ट हो रहा है, मतलब किस टेम्परेचर पे आपका भी ट्रांसमिशन लाइन, यानी मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर क्या है अभी करंटली, ये रहा क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो जाएगा ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ये फॉर्मूला पुट कर लें, बाकी ये थीटा मैंने बता दिया 20 और ये 760 है। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं सब चीज़ों को, तो आपके पास आंसर ये आ रहा होगा 0.945 आ रहा होगा। सही है, या तो इस इतने लंबे फॉर्मूले को सॉल्व करने से अच्छा है आप ये फॉर्मूला यूज कर लें। तो 3.86 मल्टीप्लाई बाय पी,
रिमेंबर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये पी आपका हमेशा सेंटीमीटर में पुट होगा, तो क्या हो जाएगा ये 73। सही है, यहाँ 730 पुट नहीं किएगा वरना आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ ये फॉर्मूला जब यूज होगा ना, दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्मूला, ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, यानी अल्टरनेटिव हैं एक दूसरे के। ये फॉर्मूला यूज करें या ये फॉर्मूला यूज करें, बात एक ही है। आई होप समझ आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो समझ, मेरा राइटिंग को जज नहीं कीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वैसे मैंने पुराने लेक्चर में बताया था, डेल इज इक्वल टू पी बाय 760 मल्टीप्लाई बाय 273 प्लस थीटा नॉट किसके बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिसपे कोरोना लॉस स्टार्ट होगा, डिवाइड बाय 273 प्लस थीटा, यानी करंटली ट्रांसमिशन लाइन के जो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी हमने देखा, और प्रेशर क्या अभी आपका 730 या 73 सेंटीमीटर या 730 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लें या ये फॉर्मूला यूज कर लें, बात एक ही है, ये ड्राइव हो गए हैं फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला इससे ड्राइव हुआ हुआ है। तो सही आपको डेल भी मिल जाएगा। डेल के बाद आप, अच्छा डायमीटर मैंने जो डिस्टेंस है कंडक्टर्स का वो 6 मीटर था, मैंने इसको किस में कर दिया, सेंटीमीटर में कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं जी नॉट किस में यूज कर रहा हूँ, सेंटीमीटर में यूज कर रहा हूँ। आर आ गया आपके पास, ये क्या हो गया 2.2, वैसे बताया था 22.16 मिलीमीटर था, तो 2.216 सेंटीमीटर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो 1.116 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, बस फिर मैंने वैल्यूज पुट कर दी इस फॉर्मूले में, तो वीडियो आ गया मेरे पास। सही है, ये वीडियो आ गया 117.810 किलो वोल्ट पर फेज होता है फॉर्मूला। और किलो वोल्ट क्यों? क्योंकि अच्छा किलो वोल्ट में क्यों आया, कैसे पता चला किलो वोल्ट में? क्योंकि ये जो मैंने जी नॉट पुट किया, किसमें पुट किया है, किलो वोल्ट में, तो आंसर किसमें आएगा मेरा, किलो वोल्ट पर फेज। ठीक है, ये पहला पार्ट तो हो गया। पार्ट भी कह रहे हैं विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज निकालना है, इसका फॉर्मूला ये होता है, सिंपल वही फॉर्मूला है, या एम नॉट था पहले, अब एम भी हो जाता है, एक चेंज तो होता है, बाकी जी नॉट भी वही है, ये डेल भी वही है, आर भी वही है, यहाँ एक फैक्टर एडिशनल आ जाता है 1 + 0. अच्छा, पुरानी वाली वीडियो में मैंने चूंकि कैलकुलेशन किस में की थी, मीटर में की थी, तो यहां मैं चूंकि सेंटीमीटर में कर रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.03। पुरानी वाली वीडियो में 0.03 था यहाँ पर, क्योंकि मैं कैलकुलेशन किस में कर रहा था, मीटर में कर रहा था, यहाँ किस में कर रहा हूँ, सेंटीमीटर में कर रहा हूँ, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल ये सेंटीमीटर में, तो ये मैं हटा देता हूँ मैं। सही, ये बात समझ आ गई। बस ये एडिशनल, ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा। पहले क्या था, पहले यहाँ पर ये फॉर्मूला था, ये रहा, अब वही चीज है, यहाँ भी आर आ रहा है, यहाँ भी ln d/r आ रहा है। सही है, वही चीज है, r ln d/r, बस ये एडिशनल फैक्टर होता है, मल्टीप्लाई होता है 1 + 0.3 बाय √ del r। बाकी एमवी भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज जिस फैक्टर में निकालने, एक तो लोकल कोरोना लॉस आपको इस फैक्टर में निकालना है 0.72 पे, और एक 0.82 पे निकालना है। अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, मैं आपको थोड़ा सा इवेल्युएट कर लूँ, जिसने पुराना लेक्चर लिया होगा वो थोड़ा सा आंसर दे देगा कि इस पे वोल्टेज ज्यादा आएगा या इस पे वोल्टेज ज्यादा आएगा विजुअल का। पॉज ले, आंसर दें। इस पे ज्यादा आएगा 0.72 पे। क्यों? मैंने बताया था जो आपका स्मूथ सरफेस होता है ना, उसका जो फैक्टर होता है, सरफेस फैक्टर, वो 1 होता है, और जितना आपका सरफेस रफ होता चला जाता है ना, तो फैक्टर आपका 1 से कम होता चला जाता है। इसका मतलब आपका कोरोना लॉस ज्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, कम वोल्टेज पे स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब आपका जो वोल्टेज कम आ रहा होगा, सॉरी मैं पहले गलत बोल दिया होगा, तो वोल्टेज जो सबसे कम आ रहा होगा वो 0.72 पे आ रहा होगा, और 0.82 पे ज्यादा वोल्टेज आ रहा होगा, यानी कोरोना लॉस ज्यादा वोल्टेज लेवल लेगा अकर होने के लिए। सही, तो ये इससे बेहतर फैक्टर है, ये 0.82 बेहतर फैक्टर है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब देखते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया, चीजें वही पुट कर दी मैंने, 0.72, पहले 0.72 पे निकाल रहा हूँ। सही है, 0.72 हो गया मल्टीप्लाई 21.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में रीडिंग्स, 0.945 तो वही है, 1.113 सेंटीमीटर में सब कुछ। ये आपका फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 + 0.3 बाय रूट 0.945 मल्टीप्लाई बाय 1.133। ln d आपका सेंटीमीटर में 600 बाय 1.113। सही है, ये आपके पास विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज आ गया, किस पे, 0.72 पे। ठीक है, अच्छा अब जनरल कोरोना लॉस निकालूं इस फैक्टर में, तो इसको वही, अच्छा मैंने आसानी क्या की, जो जो चीज चेंज नहीं होगी ना, उसको पहले मैंने सॉल्व कर लिया। लेकिन लेट्स सपोज मैंने इसको सॉल्व किया, पहले इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको क्योंकि ये चीज मेरी सेम ही रहेगी, देखा जाए ना,
दोनों फैक्टर पे। ये चीज तो चेंज नहीं हो रही होगी पूरी, सिर्फ चेंज हो रहा होगा, ये चेंज हो रहा होगा। सही है। तो मैंने कहा कि दोबारा कैलकुलेटर में पुट करूं वैल्यू, तो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पर मैंने इसको पहले सॉल्व किया तो 181.362 आंसर आ गया, और फिर बाद में 0.72 मल्टीप्लाई किया। सही है। तो 130.580 किलोवोल्ट पर फेज आया, और जनरल कोरोना लॉस में सिर्फ ये फैक्टर चेंज हो रहा होगा, बाकी ये तो सेम रहेगा, तो 0.82 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये प्रूव भी हो गया कि 0.82 पे वोल्टेज ज्यादा आ रहा है और 0.72 पे कम आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि जब आपके पास फैक्टर अच्छा होगा, बेहतर होगा, यानी रफनेस कम होगी, तो अच्छा वैसे ये स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है, तो 0.8 से 0.87 तक ये आपके स्टैंडर्ड कंडक्टर्स होते हैं आपके, और 0.93 से 0.98 ये आपके कहलाते हैं रफ कंडक्टर्स। सही है, यानी स्मूथ थे वो लेकिन रफ हो गए थोड़े। तो यहाँ पर 0.82 इसमें स्टैंडर्ड कंडक्टर है, यहाँ पर 0.72 पे जो फैक्टर है उस फैक्टर में वोल्टेज कम था, यानी कम वोल्टेज पे आपका कोरोना लॉस स्टार्ट भी होगा और ग्लो भी कर रहा होगा, तो ये बुरा है। और ये बेहतर इस वजह से क्योंकि ये ज्यादा वोल्टेज लाइन पे आकर होगा, यानी पावर डिसिपेशन जब बहुत ज्यादा वोल्टेजेस हो जाएंगे जो कि 148.716 है, तो यहाँ आपका कोरोना स्टार्ट होगा, स्टार्ट भी होगा, ग्लो भी होगा। स्टार्ट तो हो चुका होगा, स्टार्ट तो इसी वोल्टेज पे हो चुका, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज पे विशल साउंड आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब ग्लो होगा ना, ग्लो आपका इस फैक्टर पे 148.716 पे होगा और इस फैक्टर पे 130.580 पे होगा। क्लियर है? ठीक है। अब पार्ट सी में क्या निकालना है, पावर लॉस निकालना है। तो पावर लॉस का सिंपल फॉर्मूला ये है। अच्छा, पहला फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया, फॉर फेयर वेदर कंडीशन। फॉर फेयर वेदर कंडीशन मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ये जैसे मैंने बताया था फेयर वेदर कंडीशन में, ये फॉर्मूला मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने गलती कर दी, मैंने एल एन डी बाई आर लिख दिया था, मल्टीपल बाय अंडर रूट आर बाई डी है ये। सही, तो करेक्ट कर लेगा, मतलब मैंने करेक्ट कर दिया, वैसे कंफ्यूजन ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, कोरोना पावर लॉस अंडर स्टॉर्म वेदर कंडीशन, स्टॉर्म वेदर कंडीशन जिसमें आपका मतलब वेदर अजीब सा हुआ है, मतलब स्टॉर्मिंग है, सही नहीं है, नॉर्मल से हटकर है, तो फिर ये आपका 0.8 सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा वीडी के साथ। ठीक है, बाकी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ये इस फैक्टर के साथ, ये भूलेगा नहीं, पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा इसमें। यहाँ भी मैंने कैलकुलेशन सेंटीमीटर में रखी है, यानी अब मैं आर और डी डालूंगा सेंटीमीटर में डालूंगा। दिस फॉर्मूला इज नोन एज पीक्स फॉर्मूला। लेकिन वैलिड कब होगा, कौन बताएगा, वीडियो पॉज करें मुझे बताएं। वैलिड कब होगा, जब v बाय वी डी या वी एन बाय वी डी कहते हैं, एक ही बात है, जब आपका ग्रेटर 1.8 होगा और जब फ्रीक्वेंसी 25 से 120 के अराउंड होगी। ऐसा ही है, फ्रीक्वेंसी तो मैच कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 60 हर्ट्ज है, तो ये इस रेंज में तो आती है, यानी अभी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और रेडियस भी हमारा 0.25 मीटर से ज्यादा है, 0.25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, क्या है 1.113। लेकिन एक चीज अनवैलिड है, क्या है 1.8, ये नहीं है हमारे केस में। क्यों, मैं बताता हूँ आगे, मैं बताता हूँ। फिलहाल अगर ऐसा नहीं होता, यानी तीनों में से कोई एक भी कंडीशन वायलेट हो जाती है, यानी आपका फ्रीक्वेंसी भी लेट्स सपोज 25 से बिलो है, ऐसा यूजुअली होता नहीं है, और आपका रेडियस जो है कंडक्टर वो भी अगर 0.25 से कम है, सेंटीमीटर से कम है, तब भी फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं है। और जब ये फैक्टर आपका वी एन बाई वी डी का फैक्टर जब लेस देन 1.8 हो जाएगा, तब भी ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सही आंसर नहीं देगा। और जब ये सही आंसर नहीं देगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, फिर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, पीटरसन फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है 21 एक्स माइनस 6 एफ वी स्क्वायर बाय लॉग 10 डी बाई आर का स्क्वायर भी आएगा। और ये फैक्टर वो फैक्टर जो वी एन बाई वी डी के हिसाब से वेरी कर रहा होता है, और मैं इसका टेबल भी हमने बता दिया था मैंने। तो वो टेबल आपको गिवन होगा जब आपको ये फॉर्मूला जब लग रहा होगा ना, यानी वी एन बाई वी डी जब लेस देन 1.8 होगा, तो लाजमी आपको गिवन होगा फैक्टर। ठीक है, एज इन अवर केस, हमारे केस में क्या है, हमारे केस में वी बाई वी डी रेशियो 1.8 से लेस देन है, क्या आ रहा है 1.078 आ रहा है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैंने फिर भी अप्लाई कर दिया क्योंकि सर ने अप्लाई करके दिखाया था, ताकि मैं वैल्यूज को कंपेयर करा सकूं कि कितना डिफरेंस आता है दोनों फॉर्मुलाज में। तो फर्स्ट वी अप्लाइंग द पीक फॉर्मूला, जबकि अच्छा पेपर में फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, जब 1.8 से कम हो जाए ना, तो फिर ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, और उसमें लास्ट भी आपको फैक्टर गिवन होगा। फिलहाल आपके पास क्या है कि लेस देन 1.8 है, लेकिन मैंने फिर भी पीक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, करना नहीं था कर दिया फिर भी। तो मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, फेयर वेदर कंडीशन ली, वैल्यूज पुट की यहाँ पर, ये सब मुझे वैल्यूज पता है, 0.945 डेल मुझे पता है, अंडर आर क्या है 1.113, डी क्या है 600, ये मुझे पता है, सब चीज मुझे पता है। सही है, मल्टीप्लाई में 127, ये क्या है वी वी एन कहते हैं, ये 220 किलो वोल्ट डिवाइड बाई अंडर रूट 2 करने से आया है,
माइनस ये अभी हमने मालूम किया डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज 1.117.810 यहाँ मालूम किया था हमने, ये रहा, ये हमने मालूम किया था, पुट कर दिया भाई हमने। इसका मतलब कि पावर लॉस मालूम करने से पहले आपको लाजमी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज तो मालूम करना ही करना था, वरना इसके बगैर काम आपका नहीं हो सकता। सही है, ये पुट कर दी वैल्यूज, तो आंसर क्या आ गया ये। अच्छा यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा बार बार मैं ये फॉर्मूला कैलकुलेटर में डाल लूंगा, तो मैंने जो फैक्टर मेरे दोनों में सेम रहने ना, क्योंकि मैंने इसको फेयर वेदर कंडीशन और बैड वेदर कंडीशन या स्टॉर्म वेदर कंडीशन दोनों के लिए यूज किया हुआ है। तो देखा जाए तो क्या चीज चेंज हो रही है, सिर्फ ये फैक्टर चेंज हो रहा होगा 127.017 माइनस बैड वेदर कंडीशन के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने क्या किया, जो सेम है वो चीजें उनको पहले मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसको इसको और ये भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये भी मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैं यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं किया, हो सके तो आप कर देगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको किया, इसको किया, इसको किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आ गया। उसके बाद मैंने ये मल्टीप्लाई किया और x में -5 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जैसी मर्जी है मल्टीप्लाई कर देगा बस, आपको जो आसानी लगे। तो 0.7996 किलोवोट बोल रहा हूँ, किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर आएगा। लेकिन हमारी लाइन कितनी किलोमीटर की है, 250 किलोमीटर, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था क्वेश्चन में, कितने किलोमीटर की है, 250 किलोमीटर की। तो मल्टीप्लाई बाय 250, और 3 फेज है, 3 फेज में के केस में पावर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 600 किलोवाट आ गया। रिमेंबर ये वैल्यूज करेक्ट नहीं है, और ये मैं प्रूव भी कराऊंगा कैसे। फिलहाल भाई भी मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अच्छा करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा रेशियो 1.8 से लेस देन है, तब भी मैंने फॉर्मूला यूज किया, जबकि फॉर्मूला यूज नहीं होना चाहिए था। अच्छा फॉर स्टॉर्म वेदर कंडीशन सिंपल यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा वीडी के साथ, वही चीज आ गई 943.317 मैंने ये से कॉपी किया, और यहाँ पर बस ये चेंजेस आ जाएंगे। 0.8 मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 117.810 के साथ, तो 94.248 आ गया, का स्क्वायर किया मल्टीप्लाई x/-5, ये आ गया 10.129 किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। सही है, तो मैंने 3 फेज पावर निकाल ली, ठीक है, सिंपल सारे काम हो गए। अब मैंने यहाँ लिखा है द आंसर फाउंड फ्रॉम पीक्स फॉर्मूला इज नॉट करेक्टेड बिकॉज पीक्स फॉर्मूला इज ओनली वैलिड when ratio is greater than 1.8. So in that case the peak formula would not be applicable because its ratio, our ratio vn by vd ratio, अच्छा ये vd है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये vd है, ये आपका vd है, सही है, ये आपका vd है। हमारे केस में v by vn by vd रेशियो क्या आ रहा है, लेस देन 1.8 आ रहा है, क्या आ रहा है 1.078 आ रहा है। तो 1.078 पे अगर मैं फैक्टर निकालूं टेबल से देखकर, तो फैक्टर क्या होगा मेरा 1.07 पे, यानी 1.2 से तो लेस देन है ना, तो ये फैक्टर क्या होगा 0.08। तो फैक्टर की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल गई, सही है। तो अब मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, सही फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, जो कि पीटरसन फॉर्मूला, यानी मुझे अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा करेक्ट वैल्यूज मालूम करने के लिए पावर लॉस की, पीटरसन फॉर्मूला यूज करना होगा। तो वही पीटरसन फॉर्मूला यूज किया, एफ मुझे पता चल गया 0.05 है, क्योंकि 1.07 वीडी रेशियो है, टेबल से मैंने वैल्यू निकाल ली 0.05। सिंपल मैंने यहाँ पर चीजें पुट की है, यहाँ पर भी मैंने आपको किस में रखा है वैल्यू को, सेंटीमीटर में रखा है, मल्टीप्लाई 0.05, ये आ गया मेरे पास। तो देखें ये फॉर्मूला है, यानी पावर लॉस ये आ रहा होगा आपके पास टोटल। अच्छा पर फेज पर किलोमीटर क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, क्या आंसर आ रहा है 0.136 और पीक्स फॉर्मूला के थ्रू क्या वैल्यू आ रही थी 0.7996, कितनी गलत वैल्यू आ रही है। तो कौन सा करेक्टेड फॉर्मूला, ये करेक्टेड फॉर्मूला हुआ, क्योंकि खुद देखें आप v by vd रेशियो जब लेस देन 1.8 है तो कोरोना लॉस तो वैसे ही कम होगा, तो कोरोना लॉस इफेक्ट कम होगा, इसका मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट भी कम हो रही होगी पर किलोमीटर पर फेज, तो इतनी ज्यादा वैल्यू तो वैसे भी नहीं आ सकती थी। इसका मतलब ये फॉर्मूला उसी वक्त वैलिड है, पीक्स फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, जब आपके पास कोरोना लॉस बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगा, यानी v by vd रेशियो ग्रेटर देन 1.8 होगा। तो इस केस में जब लेस देन 1.8 है तब ये फॉर्मूला बेकार है, ये यूज नहीं कर सकते आप, फिर आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा। और मैंने इसको इसलिए करवाया ताकि मैं कंपेयर करा सकूं तो ये कितना वैल्यू में फर्क आ रहा है। तो टोटल 3 फेज पावर कितनी आ रही है 102.158 पर 250 किलोमीटर, यानी मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 फेज पावर है, और 250 से क्योंकि 250 किलोमीटर की लाइन है, तो 102.158 किलोवाट आंसर आ रहा है। और जबकि यहाँ कितना आ रहा था 600 किलोवाट, कितना फर्क आ गया। इतना पावर लॉस हो ही नहीं सकता जब आपका रेशियो इतना कम हो, v by vd रेशियो का लेस देन 1.8 हो।
सही है, तो यही फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या है, यही है। कब है करेक्ट, जब आपके पास रेशियो लेस देन 1.8 हो। ठीक है, बस ये था आज, मतलब आपका एक कोरोना लॉस का टॉपिक खत्म हो गया। और बस ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ये रिवाइज मैंने पूरा करवा ही दिया, मतलब मैंने सारी चीजें बता दी जो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। तो इसको सही से प्रैक्टिस कर लेगा, और ये फॉर्मूला सही से सेग्रीगेट कर लेगा कि फॉर्मूला कब यूज होगा पीटरसन फॉर्मूला और कब यूज होगा पीक्स फॉर्मूला। मैंने दोनों यूज इसलिए करवाए ताकि मैं वैल्यूज कंपेयर करा सकूं। मैं तो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो मुझे तो हर चीज समझानी होगी ना। हमें पेपर में ऐसा नहीं करना होगा, यानी मैं भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा पेपर में। जब मेरे पास रेशियो लेस देन 1.8 होगा तब मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा पीक्स फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, पीटरसन फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतने रखते हैं, और इसको अच्छे से कर लेगा, कुछ सवाल हो तो पूछ लेगा। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज।